हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली वर्ड्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का टाइटल है पीपल एज रिसोर्सेज। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसमें हमें कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इसीलिए इसे हम लोग 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। ये सबसे पहला पार्ट है, और अगर आपको इसके अगले पार्ट्स का वीडियो भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। सिंपली वर्ड्स पर आपकी क्लास के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं और हर प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यह चैप्टर आखिर किस बारे में है और इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है ओवरव्यू। इसमें बहुत सारा चीज़ हमें बताया गया है कि ये चैप्टर किस बारे में है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ अच्छे से बताया गया है। ये जो चैप्टर है ना, मेनली ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, उसमें कई सारे फैक्टर्स थे और उसमें था एक ह्यूमन रिसोर्स, तो वही ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ये पूरा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे देश में रहने वाले मेन और वुमेन के द्वारा किया जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हमें इस चैप्टर का समरी देखना है। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एक अलग से वीडियो आएगा, जिसमें कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया है कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक तरह का एसेट है, न कि लाइबिलिटी। अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये दोनों टर्म्स बार बार यूज़ होने वाले हैं। चलिए इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक मशीन है, जिससे कि आप पेन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पेन्स बनाते हैं और इसको मार्केट में सेल करते हैं, जिससे कि आपको प्रॉफिट होता है और इस तरह से आप कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो मशीन हुआ ना, आपके लिए एक तरह का एसेट हो गया। लेकिन अगर आपका जो मशीन है वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उल्टा आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, उसी पर उल्टा खर्चा करना पड़ रहा है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, प्रोडक्शन वो कर नहीं पा रहा है, अगर आप उससे कुछ बना भी लेते हैं तो फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे, अगर इस तरह का मशीन आपके घर में पड़ा हुआ है, तो वो आपका एक तरह से लाइबिलिटी हो गया। मतलब आप पे वो बोझ है, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि पॉपुलेशन ऑलवेज एसेट ही हो, कभी कभी वो हमारे लिए लाइबिलिटी भी बन सकता है। अगर हमें पॉपुलेशन को एसेट बनाना है या बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ काम करने होते हैं। क्या काम करने होंगे? हमें उस पॉपुलेशन के, यानी कि लोगों के स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा और उसके एबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम पॉपुलेशन के स्किल्स और एबिलिटीज़ को बढ़ा देंगे, तो वो जो पॉपुलेशन है हमारी जो जनता है, वो हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाएगी। ये तो हो गया बेसिक। अब ना इसको पिछले चैप्टर से कनेक्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा। क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था? पहला था लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा ह्यूमन रिसोर्स, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स जो था ना, ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो बाकी के रिसोर्सेज का आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ह्यूमन रिसोर्स लिख देता है, कभी कभी ह्यूमन कैपिटल लिख देता है, दोनों से हमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगर हमें अपने पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाना है या ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर, इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये इन्हीं तीनों वर्ड्स पर बेस्ड है, ठीक ना। ये तीनों वर्ड एकदम ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर हम अपने पॉपुलेशन को एजुकेट कर देते हैं, उसको शिक्षित कर देते हैं, लिटरेसी रेट को अगर हम बढ़ा लेते हैं, तो हमारा पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम अपने पॉपुलेशन को ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको ट्रेंड बना देते हैं, उसको स्किल्ड बना देते हैं, तब भी वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। और अगर हम अपने पॉपुलेशन की हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं, उसको हेल्दी बना कर रखते हैं, समय पर उनको इलाज उपलब्ध करवाते हैं, तो भी वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नॉर्मल से पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में हेल्प करती है। ह्यूमन कैपिटल इक्वल टू स्टॉक ऑफ स्किल्स प्लस प्रोडक्टिव नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल में 2 चीज़ें होनी ही चाहिए। सबसे पहला स्टॉक ऑफ स्किल्स, यानी उसमें स्किल्स होने चाहिए जो कि ट्रेनिंग देकर हम ह्यूमन को सिखा सकते हैं, और प्रोडक्टिव नॉलेज जो कि एजुकेशन की मदद से हम ह्यूमंस को सिखा सकते हैं। ये 2 चीज़ अगर ह्यूमन में है तो वो ह्यूमन कैपिटल कहला सकता है। एक और चीज़ है, आप लिख सकते हैं प्लस करके, इसमें गुड हेल्थ भी होना चाहिए।
तो अगर स्टॉक ऑफ स्किल्स है, प्रोडक्टिव नॉलेज है, प्लस गुड हेल्थ है, तो हम उस ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मशीन एक तरह का फिजिकल कैपिटल है। मशीन को खरीदने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो इन्वेस्टमेंट होता है मनी, पैसा। पैसा हम खर्च करते हैं, हमारे पास मशीन आ जाता है और उसकी मदद से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। उसी तरह से एक ट्रेंड इंसान ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, जो कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेकिन जैसे मशीन को हमने पैसे के बदले में ले लिया, क्या हम एक ट्रेंड इंसान पैसे के बदले में बना सकते हैं? नहीं ना। केवल पैसे देकर ट्रेंड इंसान नहीं बनाए जा सकते हैं, हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है उस इंसान के एजुकेशन में, उसके ट्रेनिंग में और उसके हेल्थ केयर में। 3 चीज़ों में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हम केवल उसको पैसे देकर उसको ट्रेंड नहीं बना सकते हैं। द टर्म पीपल एज रिसोर्स इस चैप्टर का टाइटल भी है। द टर्म पीपल एज रिसोर्स रेफर टू अ नेशंस वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। पीपल एज रिसोर्स यानी कि लोग जो है एक रिसोर्स हो सकते हैं, और सारे लोग रिसोर्स की तरह काम नहीं कर सकते। केवल वर्किंग पॉपुलेशन हमारे पास जो है ना, उसी को हम ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या क्लास 7 में कि हमारा जो पॉपुलेशन है ना, उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक पॉपुलेशन है ईयर 1 से लेकर ईयर 14 तक, दूसरा पॉपुलेशन है ईयर 15 से लेकर ईयर 59 तक, और तीसरा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है ईयर 60 से लेकर एवव, मतलब जहाँ तक जा सकते हैं। तो ये दोनों जो ग्रुप है ना, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इन दोनों ग्रुप्स को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो बीच वाला एज ग्रुप है ना, 15 से लेकर 59 तक, इस एज ग्रुप वाले लोग को हम लोग कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन। तो पीपल एज रिसोर्स उन लोगों को रेफर करता है, इसमें वो लोग आते हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि 15 से 59 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं। अब क्या ये केवल उम्र पर ही डिपेंड करता है? क्या इस एज ब्रैकेट में आ जाने से वो ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स कहला सकता है? नहीं, इस एज ब्रैकेट में आना भी चाहिए, प्लस उसके पास स्किल्स और एबिलिटी भी होना चाहिए, तब वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। इट लिंक्स पॉपुलेशन विद द एबिलिटी टू क्रिएट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब एक पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, तो वो जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता है। 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है जीडीपी और एक होता है जीएनपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना सारा प्रोडक्शन हो रहा है ना, कंट्री के बाउंड्री के अंदर, यानी जैसे हमारा भारत देश है, तो भारत के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीडीपी। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि भारत में रहने वाले जितने लोग हैं वो भारत में रहकर ही कमाए। कुछ भारतीय होते हैं वो विदेश जाकर कमाते हैं, है ना। तो अगर भारत के बाउंड्री के बाहर जो भारतीय कमा रहे हैं, उनके कमाई को भी कैलकुलेट कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए जीडीपी में, तब उसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझे? तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक अगर बाउंड्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग जीडीपी कहेंगे, और बाउंड्री के बाहर इंडियंस जो जाकर कमा रहे हैं विदेशों में, अगर उसको भी इंक्लूड कर लें तो उसको हम जीएनपी कहेंगे। और जब हम पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बना लेते हैं तो वो हमारे जीएनपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ह्यूमन कैपिटल बनने के बाद वो देश में रहकर भी कमा सकता है और देश से बाहर जाकर भी कमा सकता है। अभी हम आपको बताए थे कि पॉपुलेशन हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि ये हमारे लिए एसेट भी हो सकता है और हमारे लिए लाइबिलिटी भी हो सकता है। एसेट कब होगा? अगर हम पॉपुलेशन में प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या हम उसको पैसा बांट देंगे? नहीं, हम उसके हेल्थ के लिए काम करेंगे, उसके एजुकेशन के लिए काम करेंगे और उसका स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे। ये तीनों काम हमें करने पड़ेंगे और तब वो हमारे लिए एक तरह का इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाएगा। मतलब उससे हम रिवेन्यू जनरेट करवा पाएंगे और उससे हम प्रॉफिट जनरेट करवा पाएंगे। लेकिन ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी बन सकता है। कब लाइबिलिटी बनेगा? अगर पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन हो गया, अगर ये हमारे लिए ऊपर बोझ बन गया, तब हम उसको लाइबिलिटी कहेंगे। और उसको लाइबिलिटी से एसेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फूड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे।
एग्जाम में आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है, ऐसे बताइए, दोनों में डिफरेंस बताइए, या लाइबिलिटी को एसेट कैसे बनाएंगे ये बताइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना कुछ हमने पढ़ा उसको समराइज करके हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल बनाना है नॉर्मल पॉपुलेशन को, तो हमें उसके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको स्किल्ड बनाने के लिए, और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको हेल्दी रखने के लिए। और जब हम इन तीनों काम को कर लेंगे तो रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए ना, तब ना फ़ायदा होगा। रिटर्न में हमें मिलेगा हाई प्रोडक्टिविटी। जब एक अच्छा पॉपुलेशन हमारे पास होगा, एडुकेटेड पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन हमारे पास होगा, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हमारे लिए काम करेगा। ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मतलब क्या हुआ कि वो कम समय में बहुत अच्छा काम कर देगा, खर्च भी कम लगेगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, तो प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसा पॉपुलेशन हमारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, हमारे इनकम को बढ़ा देगा, और क्वालिटी ऑफ वर्क को भी बढ़ा देगा। मतलब जो भी काम करेगा ना वो बहुत अच्छे क्वालिटी का करेगा। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, जो भी सामान बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए केस स्टडी हमें दिया गया है। हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन को जानना है और आईटी रिवॉल्यूशन को जानना है, और ये समझना है कि ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस था इन दोनों रिवॉल्यूशंस में। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसीलिए लाया गया था क्योंकि हमारा जो कंट्री था ना वो फूड डेफिसिट कंट्री बनता जा रहा था। मतलब जितने लोग हमारे पास हैं उससे कम ही फूड का प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा था। तो फूड के प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। और आईटी रिवॉल्यूशन क्यों लाया गया था? आईटी रिवॉल्यूशन लाने के बाद हमारे कंट्री के अलग अलग सेक्टर्स में कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, इन सब चीज़ों का यूज़ होने लगा, जिससे कि चीज़ें काफ़ी आसान हो गई और डेवलपमेंट का जो रेट है वो काफ़ी तेज़ हो गया। चाहे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें या आईटी रिवॉल्यूशन की बात करें, दोनों रिवॉल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो था ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं रहता तो बाकी का जितना भी कैपिटल हमारे पास था ना वो धरा का धरा रह जाता। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन में इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाने लगा था। मतलब HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था, फर्टिलाइजर्स का, और अलग अलग तरह के इरिगेशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। मतलब चावल और गेहूं का जो प्रोडक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्स यानी कि लिमिटेड रिसोर्स जो कि लैंड है, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, इसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा लिए। क्यों बढ़ा पाए प्रोडक्शन को? क्योंकि हमने बेटर नॉलेज और बेटर ट्रेनिंग का यूज़ किया। और बेटर नॉलेज और बेटर ट्रेनिंग किसके पास होता है? तो ये होता है ह्यूमन कैपिटल के पास। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि आप HYV सीड्स का यूज़ कैसे करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कैसे करेंगे, इरिगेशन मेथड कौन सा अच्छा होगा, कैसे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन आ पाता? नहीं आ पाता ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया यहाँ पे? ह्यूमन कैपिटल ने। लोगों ने नॉलेज गेन किया, अपने आप को ट्रेंड बनाया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में उसी से सबसे ज़्यादा मदद मिली। सिमिलर तरीके से आईटी रिवॉल्यूशन में भी हुआ। आईटी रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुआ था। मतलब लोगों ने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टैबलेट, प्रिंटर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आपने एक सीरीज़ देखा होगा स्कैम 1992, अगर आपने नहीं देखा है तो कभी टाइम निकाल कर देखिएगा। उसमें आप देखेंगे कि पहले जो स्टॉक्स ख़रीदा जाता था ना, तो वो फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट रहकर आपको स्टॉक खरीदना पड़ता था। अभी ना आप ग्रो ऐप या आप स्टॉक खोल के आराम से स्टॉक खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं सेकेंडों में। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सब कुछ मैनुअली आपको करना पड़ता था, पेपर वर्क प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ता था, तब जाकर आप शेयर खरीद या बेच सकते थे। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में जो है ना कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि हमारे कंट्री का जो ग्रोथ है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो काफ़ी तेज हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया, अपने स्किल को डेवलप किया, उन्होंने कोडिंग सीखा, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए, नए नए इनोवेशंस किए गए। और ये सब क्यों किया जा सका? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया गया। ऐसा नहीं है कि केवल सॉफ्टवेयर बन गया, ऐसा नहीं है कि नया नया टेक्नोलॉजी आ गया तो इसीलिए ये हो गया, नहीं।
ह्यूमन कैपिटल में लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसको सिखाया कि कोडिंग कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाया। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि स्किल्ड लोग जो होते हैं ना, वो फिजिकल रिसोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आपके पास एडवांस कंप्यूटर है, लेकिन उस कंप्यूटर को यूज़ कैसे करेंगे, उस कंप्यूटर को यूज़ करने लायक लोग ही नहीं है, तो क्या वो एडवांस कंप्यूटर कुछ कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल कैपिटल के मुकाबले, मतलब कंप्यूटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर चलाने वाला। एक कार्टून आपके बुक में दिया गया है, इसमें देखिए ये लड़की पूछ रही है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इट इज़ लाइक लैंड और लेबर। तो ये लड़का कहता है इट इज़ मोर देन दैट। फिर ये लड़की पूछती है व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर। तो ये लड़का कहता है इट इज़ मोर देन दैट। इस कार्टून के थ्रू हमें ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी के रिसोर्सेज से काफ़ी ऊपर है। बाकी के रिसोर्सेज जो हैं उनका हम यूज़ ही नहीं कर सकते अगर ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे आसपास कई सारे ह्यूमन कैपिटल हम देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स एक तरह का ह्यूमन कैपिटल है, टीचर्स, इंजीनियर्स, टेलर्स, कारपेंटर, जितने भी प्रोफेशंस हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं, ऑल दोज आर ह्यूमन कैपिटल्स फॉर अस। ये सब ह्यूमन कैपिटल क्यों है, क्यों इनको कह सकते हैं हम ह्यूमन कैपिटल? क्योंकि ये इस प्रोफेशन तक इसीलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया गया, इनके हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया गया और इनके स्किल्स में इन्वेस्ट किया गया, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और 3 पॉइंट पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला क्या? एजुकेशन, दूसरा हेल्थ केयर और तीसरा स्किल। तो इन तीनों में इन्वेस्टमेंट किया गया तभी ये सारे प्रोफेशंस क्रिएट हुए, नहीं तो ये सारे प्रोफेशन तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। नेक्स्ट है कि ह्यूमन कैपिटल से हमारा 2 तरह का बेनिफिट होता है, एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट, एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। अब डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब एक एडुकेटेड और हेल्दी पर्सन अच्छा कमाता है, बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करता है और टैक्स पे करता है, तो वो एक तरह का डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है टैक्स पे करके, ठीक। और एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? जब कोई आदमी बहुत अच्छे जॉब में चले जाता है, बहुत अच्छा पढ़ लिख कर बहुत पैसा कमाने लगता है, तो उसको देखकर दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरे लोग चाहते हैं कि अरे हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी एक दिन बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत पढ़ेंगे इसके लिए और हम भी बहुत मेहनत करके उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो ये जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, वो एक तरह का इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ। एक आदमी जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगता है, तो उसको देखकर दूसरे लोग भी उस तक पहुंचना चाहते हैं और ये हमारे कंट्री के लिए एक तरह का इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैपिटल बनाने में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा डबल फायदा है। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलेगा, वो टैक्स पे करेगा, बहुत सारा पैसा कमाएगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, और एक इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो जाता है हमें। उसको देखकर बाकी लोग भी कमाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और बाकी लोग भी मेहनत करने लगते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बाकी के रिसोर्सेज का यूज़ करता है। बाकी के रिसोर्सेज जो है ना, अपने आप फंक्शन नहीं कर सकते, अपने आप काम थोड़ी करेंगे बाकी के रिसोर्सेज। जैसे कि ट्रैक्टर एक तरह का रिसोर्स है, ट्रैक्टर तो यूज़लेस है। अगर कोई ह्यूमन कैपिटल नहीं हम लगाएंगे, मतलब एक अच्छा ट्रेंड ड्राइवर हम लेकर नहीं आएंगे, तो क्या ट्रैक्टर अपने आप चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ट्रेंड पर्सन जो हो गया ना, वो हो गया ह्यूमन कैपिटल, और ये हो गया हमारा नॉर्मल रिसोर्स, ठीक। एक तरह का है। कौन से रिसोर्स में आता है ट्रैक्टर? आप लोग पढ़े होंगे, कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ट्रैक्टर किस तरह का रिसोर्स है। अब हमें 2 लड़के का स्टोरी जानना है। एक लड़के का नाम है सकल और दूसरे लड़के का नाम है विलास। सकल और विलास जो है ना, दोनों लगभग एक ही तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन सकल जो है ना, बड़ा होकर एक बहुत अच्छे कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और विलास जो है ना, बहुत पीछे रह जाता है, उसको एक नॉर्मल सा जॉब भी नहीं मिल पाता है। ऐसा आखिर क्या हुआ जो सकल जो है बहुत बड़े कंपनी में जॉब करने लगा और विलास जो है, जो कि उसी तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आता था, वो इतना पीछे रह गया? चलिए इस दोनों की कहानी को जानते हैं। अगर हम सकल के फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो सकल का एज था 12 साल। इसके पिता जो थे बूटा चौधरी, ये एग्रीकल्चरल लेबरर थे, मतलब खेतों में जाकर काम किया करते थे। और इनकी माता जी जो थी शीला, वो होम मेकर थी, मतलब घर का ही काम करती थी। इस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थे, ऐसा नहीं कि ये फ्री होकर पढ़ते रहता था। इस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये माँ का हेल्प भी करता था घर के कामों में और अपने भाई बहनों का ध्यान भी रखता था। अब विलास के फैमिली बैकग्राउंड को जान लेते हैं। विलास का एज है 11 साल, ठीक है। विलास जो है ना, इसके पिता फिशरमैन थे। इनका डेथ हो गया था अनफॉर्चुनेटली जब विलास 2 साल का ही था। इनकी माता का नाम है गीता, ये मछलियाँ बेचा करती हैं
और दिन भर में 150 रुपए के आसपास ये कमाती हैं। अगर हम साइड बाय साइड दोनों के फैमिली बैकग्राउंड को रख के देखें तो ज़्यादा डिफरेंसेस दोनों में नहीं है। अब देखिए शकल के साथ क्या होता है। शकल को पूरा सपोर्ट मिला, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिला। उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो उसको पढ़ाने के लिए इच्छुक थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़े और हम लोग जिस गर्त में फंसे हुए हैं, जिस गरीबी में फंसे हुए हैं, उससे हमारा बेटा हमें बाहर निकाले। तो इसके लिए उसके जो फैमिली वाले थे उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे। बचपन में तो बच्चे परेशान करते ही हैं, तो ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजते थे और हमेशा उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करते थे। शकल भी धीरे धीरे पढ़ने लगा और वो अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। ठीक, उसके बाद जो है इसके पिता वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अब देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है। हम लोग स्किल डेवलपमेंट का बात कर रहे थे न, तभी से हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए एक तो आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, दूसरा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, तीसरा आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो वही ट्रेनिंग का बात यहाँ पर किया गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे ट्रेनिंग को कहते हैं, वोकेशनल का मतलब हुआ जॉब ओरिएंटेड। मतलब अगर आप नौकरी लेने के लिए कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कहेंगे। ठीक, तो उसके पिता ने लोन लिया इसके लिए और जो शकल है उसको कंप्यूटर का कोर्स करवाया। ठीक, इस तरह से शकल एक बहुत ही मेरिटोरियस और इंथुसियास्टिक आदमी बन जाता है। उसके पास योग्यता थी कि वो किसी भी कंपनी में काम कर सकता था और उसके पास इतना मोटिवेशन था कि वो काम करेगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छा करेगा। वैसा होता भी है। जब उसको जॉब मिलता है ट्रेनिंग करने के बाद तो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है, एक अपने से सॉफ्टवेयर बना लेता है। इस बात से उसको प्रमोशन मिलता है, उसका सैलरी काफ़ी बढ़ जाता है और उसके बॉस भी उससे काफ़ी खुश होते हैं। शकल की कहानी से हमें क्या पता चल रहा है। शकल की कहानी से हमें पता चल रहा है कि उसके एजुकेशन में, उसके हेल्थ में और उसके ट्रेनिंग में काफ़ी खर्च किया उसके पिता ने और इस कारण से शकल जो है एक प्रोडक्टिव एसेट बन गया। मतलब एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन गया शकल। अब ये आराम से अपने फैमिली का भी पालन पोषण कर सकता है, अपने फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर सकता है, प्लस ये कंट्री के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि ये कमा रहा है तो टैक्स तो देगा ही और टैक्स देगा तो ये कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। वहीं अगर हम विलास को देखें तो इसके लाइफ में कई सारे चैलेंजेस थे। ये चाहता तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करके ये भी आगे आ सकता था, लेकिन इसको ना तो उतना पुश मिल पाया, न ही इसके अंदर उतना मोटिवेशन था। विलास हेल्दी भी नहीं था, इसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया था। आर्थराइटिस एक तरह का बोन का बीमारी होता है जिसमें कि बहुत पेन होता है हाथ पैरों में। ये कभी स्कूल नहीं जाता था और अगर जाता भी था तो पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट कभी नहीं हो पाया। ये अपनी माता का हेल्प करता था और ये अपने भाई बहनों की मदद करता था, उसका ध्यान रखता था। इसको किसी तरह का सपोर्ट भी नहीं मिल पाया, न तो इसके हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जा सका, न ही इसके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जा सका। इसकी माँ भी बीमार रहती थी, इसी कारण से फैमिली का भी सपोर्ट इसको नहीं मिल पाया। और जब ये बड़ा होता है तो बड़े होकर भी इसको फिश ही सेल करना पड़ता है, मछलियाँ ही बेचना पड़ता है और बहुत कम इनकम के साथ इसको गुजारा करना पड़ता है और ये गरीबी में ही फंस कर रह जाता है। तो इस तरह से विलास की स्टोरी से हमें क्या पता चलता है। विलास की स्टोरी से हमें पता चलता है कि विलास को न तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिला, न तो एजुकेशन मिला, न ही किसी तरह का सपोर्ट मिला। इस कारण से वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव बन गया। मतलब एक तरह से ना वो लाइबिलिटी बन गया कंट्री के लिए। वैसे ये दोनों स्टोरीज तो हाइपोथेटिकल है, सच में कोई शकल और विलास नहीं है, बट शकल और विलास जैसे लाखों बच्चे हमारे कंट्री में हैं। कुछ बच्चे तो मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं और धीरे धीरे करके वो कंट्री के लिए एसेट बन जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना उसी ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं और वो लाइबिलिटी बन जाते हैं। शकल और विलास की स्टोरी से हमें समझ में आता है कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो फिर विलास जैसा स्टोरी हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, स्किल डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें एज अ कंट्री, ताकि लोगों का फ्यूचर इनकम बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ में वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सके। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लैंड और फिजिकल कैपिटल में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही हमें ह्यूमन रिसोर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक बच्चे को एजुकेशन मिलेगा, उसको हेल्थ केयर सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद वो प्रोडक्टिव एडल्ट बन पाएगा और वो हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा। वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल, अब हमें इन दोनों टर्म्स को समझना है। देखने में लग रहा है कि कितना खतरनाक टर्म है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत सिंपल है।
अभी हमने शकल का भी कहानी पढ़ा और अभी हमने विलास का भी कहानी पढ़ा। देखिए साइकिल यहाँ पे लिखा है ना, साइकिल का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। साइकिल का मतलब हुआ लाइफ साइकिल, ठीक ना। अब शकल का एक अलग लाइफ साइकिल है, विलास का एक अलग अलग लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या हुआ कि आदमी का जन्म हुआ, वो एडोलेसेंस में पहुंचा, उसके बाद एडल्ट हुआ, उसके बाद ओल्ड एज में पहुंचा, उसके बाद उसका डेथ हो जाएगा, फिर अगला जन्म होगा, है कि नहीं। शकल एक ऐसे साइकिल में आ चुका है जो कि वर्चुअस है, मतलब उसके लिए अब बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा है। लेकिन विलास ऐसे साइकिल में फंस कर रह गया जहाँ पर उसको नुकसान ही नुकसान है, उसको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, पैसे नहीं आएंगे, गरीबी ही गरीबी रहेगी। तो वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल यही है। वर्चुअस साइकिल के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि एडुकेटेड पेरेंट इन्वेस्ट इन चाइल्ड्स एजुकेशन। अगर पेरेंट्स जो है बच्चे के एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चा किस साइकिल में है, वर्चुअस साइकिल में, सिंपल। उसके बाद इंश्योर्स प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अगर बच्चे के खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, उसके साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, मतलब बच्चा वर्चुअस साइकिल में। उसके बाद चिल्ड्रन ग्रो अप एडुकेटेड एंड हेल्दी। बच्चा जो है बड़ा होता है, एडुकेटेड होता है, हेल्दी होता है, मतलब वो वर्चुअस साइकिल में है, सिंपल। ये 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर स्किल्ड हो जाता है, नौकरी मिल जाता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लगता है। तो ये सारा जो पॉइंट है ना, जो जो भी आप इसके बारे में पढ़े ना, शकल के बारे में, वो सारा पॉइंट आप लिख दीजिएगा वर्चुअस साइकिल में, सिंपल। और विशियस साइकिल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अनएडुकेटेड पेरेंट्स इग्नोर द एजुकेशन एंड हेल्थ। पेरेंट्स जो होते हैं एजुकेशन और हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि बच्चा बीमार हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चा विशियस साइकिल में फंस रहा है, ठीक। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हेल्थ और हाइजीन का कितना इंपॉर्टेंस है और बच्चा बीमार होने लगता है। अगर ऐसा है तो बच्चा विशियस साइकिल में है। उसके बाद चिल्ड्रन रिमेन डिसएडवांटेज एंड पुअर। बच्चा बड़ा होता है और वो गरीबी में ही फंस कर रह जाता है, वो डिसएडवांटेज ही रह जाता है, उसको कुछ मिल नहीं पाता है, वो अनसक्सेसफुल रह जाता है, मतलब वो विशियस साइकिल में फंस के रह गया। तो इस तरह से वर्चुअस साइकिल पूछे तो ये सारा पॉइंट बता देना है शकल के बारे में, विशियस साइकिल पूछे तो ये सारा पॉइंट बता देना है विलास के बारे में। अब चलिए ग्लोबल लेवल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ह्यूमन कैपिटल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हम लोग डेलुलू में जी रहे हैं। जापान के बारे में आप लोग जानते होंगे, जापान एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, मेरा तो फेवरेट कंट्री है। अगर कहीं बाहर जाने का मौका मिला तो डेफिनेटली हम जापान जाएंगे। जापान इतना डेवलप्ड हुआ क्यों? देखिए जापान में कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हमारे पास इतना सारा नेचुरल रिसोर्स है ना, लेकिन जापान के पास नेचुरल रिसोर्स काफ़ी कम है। जापान क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है और उस नेचुरल रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज़ करता है, मतलब कम खर्च में उससे से अधिक आउटपुट निकालता है। तो ऐसा जापान क्यों कर पा रहा है? ऐसा वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने शुरू से ही अपने लोगों में इन्वेस्ट किया, अपने लोगों को उसने स्किल्ड बनाया, उसके एजुकेशन पर काम किया, उसके हेल्थ केयर पर काम किया। और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में आप जाइएगा ना, गजब मज़ा आ जाएगा। वहाँ का हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर आप देखेंगे एकदम टॉप नॉच। एजुकेशन और हेल्थ केयर की मदद से उन्होंने अपने पूरे पॉपुलेशन को स्किल्ड बना दिया, सारे पॉपुलेशन को उन्होंने ट्रेंड बना दिया। और जब पूरा पॉपुलेशन ट्रेंड हो गया तब उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा, उसके बाद सारा काम जो है ना एफिशिएंट तरीके से होने लगा, मतलब कम खर्च में आराम से काम हो जाने लगा। और इस तरह से ये जो छोटा सा कंट्री है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड बन गया। अब इमेजिन कीजिए कि अगर वो लोग अपने एजुकेशन और हेल्थ केयर पर इतना काम नहीं करते तो जापान अभी जहाँ पर है वहाँ तक पहुँच पाता क्या? नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो अभी हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स उतना है नहीं। और दूसरा वहाँ पे क्या दिक्कत है पता है? साल भर में वहाँ पे 1500 बार अलग अलग हिस्सों में भूकंप आ जाता है। एक साल में 1500 बार, मतलब दिन भर में 4 से 5 बार भूकंप आ जाता है अलग अलग हिस्सों में। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद भी जापान जो है इतना डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। इससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया। अगले टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप सोशल साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।